जब हम क्या करने लगेंगे, ज्यादा बल लगाने लगेंगे, तो फ्रिक्शन कितना, अधिकतम लिमिटिंग के बराबर। और जब ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, गति भी करेगा। ध्यान देना, ये क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। मान लो कितना है, अगेन 5 kg है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कितना, 0.2, और हम इधर पे 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन लिया है तो हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कितना है, 10 न्यूटन है, जबकि तुम बल लगा रहे हो कितना, 12 न्यूटन का। तो हम जो बल लगा रहे हैं वो लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, तो बेचारा फ्रिक्शन फोर्स अधिकतम कितना लग पाएगा, 10 न्यूटन के बराबर, लिमिटिंग के बराबर। किधर लगेगा, जिधर हम लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से ये आगे त्वरित भी होगा। कितना त्वरित हो जाएगा भाई, तुम जितना बल लगा रहे हो माइनस जितना विरोध हो रहा है, ये हो गया कुल बल, डिवाइड बाय इसका द्रव्यमान। समझ में आ रहा है कि दोनों चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। कभी भी फ्रिक्शन फोर्स का मान हम डायरेक्ट नहीं दे सकते कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है। तुम्हें इनको कंपेयर करना पड़ेगा, एक्सटर्नल को और लिमिटिंग को। अगर एक्सटर्नल कम है लिमिटिंग से तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल के बराबर, अगर एक्सटर्नल ज्यादा है लिमिटिंग से तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के बराबर। बस नोट करो। लिख लिया? नो सर। इधर का रफ कर देना, इधर का लिखिए। चलो लिख लिया इसको। यस यस सर। सर, हो गया। तो जब हमने यहाँ पे बात की स्थैतिक, राइट, या फिर स्थितिज घर्षण की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो इसी तरह से एक और टर्म होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए किससे, एफ के से। ये तब होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जब काइनेटिक गति, गतिज, जब किसी भी वस्तु में गति हो रही होती है तो उस टाइम पे भी घर्षण, उस टाइम पे जो घर्षण लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, गतिज घर्षण। अब उससे कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पे भी तो गति हो रही थी। समझा रहा, कुछ भी बोलिए। गतिज घर्षण, राइट। तो डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले, इसको रिप्रेजेंट करें किससे, एफ के से। जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में गति हो रही होती है,
जब किसी वस्तु में गति हो रही होती है तो उस समय लगने वाला घर्षण बल, उस समय लगने वाला घर्षण बल गतिज घर्षण कहलाता है, गतिज घर्षण कहलाता है। तो ये तब लगेगा, तब होगा जब क्या होगा, गति होगी। इसको कैसे दिया जाता है, m, राइट, और यहां पे कोफिशिएंट लेते हैं क्या, म्यू के, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तो तभी आएगा जब गति होगी, और इसका सिर्फ एक ही मान होता है, सिंपल क्या, म्यू के इंटू, नॉर्मल लिख कभी एन लिख देता हूं, कभी आर लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं हो, म्यू के इंटू आर, ये सिंपल मान। अब समझो इसे, जो म्यू के का मान होता है वो म्यू एस से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, राइट। यहां पे म्यू के को हम क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे वहां पे कोफिशिएंट ऑफ क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला था, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक। अब हमने देखा यहाँ पे कि यार गतिज घर्षण गुणांक जो होता है वो स्थितिज घर्षण गुणांक से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग से थोड़ा क्या होगा, कम, लिमिटिंग से थोड़ा क्या होगा, कम। तो यहां से दो चीजें बनती है। पहला तो ऐसा क्यों होता है, राइट, ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा जब गति कर रहा होगा, जब गति कर रहा होगा तो सर क्या उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है हमको या फिर गतिज घर्षण लेना। तो दोनों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट मैं बता देता हूं कि 99% ऑफ द टाइम, 90 से 99% टाइम इसका मान नहीं दिया जाता, 90 से 99% टाइम इसका मान नहीं दिया जाता। तो जब इसका मान दिया ही नहीं है तो गति करते समय, किसी चीज को जब तुम खींचने लगोगे तो गति करते समय तुमको क्या मानना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या लग रहा है, उस पर सीमांत घर्षण, गति करते समय क्या लग रहा है, सीमांत घर्षण। लेकिन अगर इसका मान दिया है 1% ऑफ टाइम इसका मान देता नहीं, तो अगर इसका मान दिया है तो तुम बोलोगे कि गति करते समय क्या लग रहा है, गतिज घर्षण लग रहा है। एग्जांपल देखो, देखो मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान दिया 9.8 न्यूटन, लिमिटिंग है 10 न्यूटन। थोड़ा सा लिमिटिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटिंग ज्यादा होता है। अब बताओ, अगर मान लो एक वस्तु इस तरह से है और मैं इस पे क्या कर रहा, बल लगा रहा, एक्सटर्नल फोर्स। अब वापस से आंसर देना, उस चीज को समझना। सबसे पहले हमने इसको नहीं डाला था, हम समझ गए थे, अब हम इसको डाल रहे। तो अधिकतम वो मान, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा निकल रहा है, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब गति होने लगता है तो बल लगता है क्या, काइनेटिक, जो थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटिंग से कम होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। अब आंसर दीजिए, मैंने इसमें बल लगाया 5 न्यूटन, घर्षण बल लगेगा कितना, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, घर्षण कितना लगेगा, 5। मैंने बल लगाया 8 न्यूटन, घर्षण बल कितना, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। क्या इसमें गति होगी, नो सर। नहीं सर। मैंने इस पे बल लगाया 9.7 न्यूटन, घर्षण बल कितना, 9.7। 9.7 न्यूटन। 9.7। क्या इसमें गति होगी, नहीं सर। मैंने इस पे बल लगाया 9.9 न्यूटन, 9.9 न्यूटन, घर्षण कितना, 9.8। 9.8 न्यूटन। क्या गति होगी, होने वाली होगी सर। होने वाला। गति नहीं होगी, गति नहीं होगी।
बेटा अभी तो रुका हुआ है ना, समझो ये ब्लॉक अभी रुका हुआ है, राइट? ब्लॉक रुका है और उसको तुम क्या करना है, गति में लाना चाहते हो। जब किसी रुकी हुई वस्तु को हम गति में लाते हैं तो कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा उसको गति में लाने के लिए? सेल की इक्वल सीमांत घर्षण से ज्यादा। सीमांत घर्षण के बराबर, कम से कम इतना या इससे ज्यादा। जब मैं बल को बढ़ाता गया 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9.9 न्यूटन, क्या मैं सीमांत घर्षण तक पहुंचा हूं? नो सर। नहीं सर। ये तो गतिज दिया है ना, ये तो आएगा ही तब जब गति होगी, ये तो आएगा ही तब सीन में जब गति होगी। क्या गति शुरू हुई? नहीं। नो सर। गति कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 न्यूटन या उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो क्या हम बढ़ाते 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 10 न्यूटन को क्रॉस कर देना 9.9 में? नो सर। नहीं। नहीं सर। ये कहां क्रॉस किया? तो जब 9.9 न्यूटन का बल लगेगा, 9.9 न्यूटन का बल लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा? 9.9। क्या मोशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। 11 न्यूटन का बल लगाने का क्या अब होगा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. जब गति होने लगेगा अब बल कितना लगेगा, घर्षण बल कितना लगेगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। 9.8। 9.8 न्यूटन। अब मानो एक ऐसा एग्जांपल जिसमें मैं दूं ही नहीं, क्योंकि 90% टाइम तो देता भी नहीं है। मान लो ये ना दूं, अब मैं बोलूं गति हो रही है, अब कितना बल? 11 न्यूटन। 10 मानो न्यूटन। खींच के तेरे कान के नीचे। अगर मान लो ये दे ही ना और मैं 12 न्यूटन लगाऊंगा, तो उस टाइम पे, मोशन के टाइम पे कितना? 10 न्यूटन। 10 10 न्यूटन। न्यूटन। तो बस बचा क्या? राइट? कि सर ये देता है कि नहीं देता। अगर ये देगा तो हम इसको मानेंगे कि भाई गति करते समय इतना बल लग रहा है, और नहीं देगा तो गति से करते समय हम इसी को लेके चलेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, यस सर। राइट? दिमाग में इस चीज को बैठना कि गति करते समय गतिज ऊर्जा या गतिज घर्षण ही लगता है, लेकिन अगर गतिज घर्षण का मान ना दिया रहे या फिर इसका म्यू के का मान ना दिया रहे, ताकि तुम गतिज घर्षण निकाल ही ना पाओ, तो गति करते समय भी हमें फिर सीमांत घर्षण को ही मानना है। सीमांत घर्षण को ही मानना है। जैसे इस एग्जांपल में, एक एग्जांपल में ये क्या है, गिवन, ये गिवन और एक्सटर्नल लगा रहे हो 12 न्यूटन, तो ज्यादा है ऑब्वियसली, राइट? एक्सटर्नल 12 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफके के बराबर फ्रिक्शन लगेगा, एफके के बराबर, और ये आगे जाएगा ए से, और ए का मान कैसे लिखोगे फिर तुम? एक्सटर्नल माइनस एफके डिवाइड बाई एम। जबकि एक दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने जिसपे एफएल दिया है कितना? 10 न्यूटन एंड एफके इज नॉट गिवन, ये दिया ही नहीं। तो उस टाइम पे अगर मान लो अब दिया ही नहीं है और हम एक्सटर्नल बल लगाएं कितना? 12 न्यूटन, तो फिर घर्षण कितना मानना पड़ेगा हमें? एफ लिमिटिंग के बराबर। तो त्वरण का मान हम कैसे लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल माइनस लिमिटिंग, राइट? यहां पे काइनेटिक है और ये क्या है? लिमिटिंग, डिवाइड बाई एम। क्योंकि इसमें से अंतर बहुत ज्यादा नहीं आता, इसका मान थोड़ा सा कम होता है, तो 12 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 5 हो जाता एम। यहाँ पे 12 माइनस 10 हो जाता, अंतर अलग। क्लियर? यहां तक लिखो और इसके नीचे यहां पे नोट करके लिखो, यहां पे लिखो नोट करके। माइक अपना म्यूट कर लिया करो यार, बार बार बोलना ना पड़े। विशाल, चलो यहां में नोट करके लिखो। अगर वस्तु के गति करते समय, अगर वस्तु के गति करते समय गतिज घर्षण का मान ना दिया जाए, गतिज घर्षण का मान ना दिया जाए,
तो गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर ही लेते हैं। सीमांत घर्षण के बराबर ही लेते हैं। तो गति कर रहा है तो गतिज घर्षण लगेगा, लेकिन अब उसका मान नहीं दिया है तो फिर सीमांत घर्षण लगेगा। दिया है तो गतिज घर्षण। ये दोनों एग्जांपल समझ में आ जाएगा, इसको भी नोट करो। लिख लिया? नो सर। लिखो। हो गया हाँ। सर। हो गया सर। सर जो रिएक्शन वाला का मान है तो क्या रिएक्शन? हाँ बोल। उसको म्यू इनटू आर क्यों लिखते थे सर? रिएक्शन बल का मान कहाँ म्यू इनटू आर लिखा है? पहले देख, अभी फ्रिक्शन फोर्स का लिखा है, लिमिटिंग का लिखा है म्यू इनटू आर। आर का मान तो बदल सकता है ना। फ्रिक्शन का फोर्स लिखा है हमने म्यू इनटू। अब देखो फिर ये आता है। हाँ सर ये एक्चुअल में कौन सा घर्षण बल लगता है? क्या एक्चुअल में कौन सा घर्षण है? किस टाइम पे? कब? सर गतिज घर्षण होता है कि स्थितिज घर्षण होता है? गति करते समय गतिज घर्षण होता है। गति करते समय हमेशा गतिज घर्षण ही होता है, नाम ही उसका से दिया हुआ है। लेकिन गतिज घर्षण का मान सीमांत से थोड़ा सा कम होता है। और जो क्वेश्चंस हैं, राइट, जितने भी क्वेश्चन है, मैंने कम से कम 3000 क्वेश्चन देखे हैं, उनमें से 2500 क्वेश्चन में गतिज घर्षण का मान नहीं दिया जाता। तो गतिज घर्षण का मान नहीं दिया तो गति करते समय कहां से लाएगा तो गतिज घर्षण? तो हम बोलते हैं कि गतिज घर्षण का मान थोड़ा ही कम होता है। किससे? लिमिटिंग से, स्टैटिक से। तो हम स्टैटिक को मानते हैं, तो मान लेते हैं। लगता क्या है? गतिज ही लगता है। दिया रहेगा तो उसको लेंगे, नहीं तो हम इससे लेंगे, है ना। अब देखो, तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट? तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर तुमने किसी बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट को, बहुत बड़ी वस्तु को धक्का देने की कोशिश की, होता क्या है ना, छोटी सी वस्तु जब रखी रहती है, क्योंकि द्रव्यमान पे निर्भर करता है कितना घर्षण लग रहा है। द्रव्यमान पे नॉर्मल एक्शन से फ्रिक्शन। तो जब हम कैसे क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो जब हल्का वस्तु रहता है तो उसमें हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब बहुत भारी वस्तु होती है, राइट, मान लो तुम्हारे साइज का है, तुमने उसको कभी धक्का दिया तो ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। ध्यान देना कैसे, मान लो वस्तु रखी है, तुम उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले तुम हल्का बल लगाते हो, हिलता भी नहीं, 10 से 20 मिनट। तुम फिर बल बढ़ाते जाते हो, हिलता नहीं।
बढ़ाते 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 एक बार ऐसा होता है कि जब वो हिलता अपनी जगह से, अपनी जगह से गति करना शुरू करता है, और जैसे ही फिर गति करना शुरू कर देता है उसके बाद फिर बल तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन उसको गति में लाने के लिए तुमने जितना बल लगाया था, गति में रखने के लिए उतना बल नहीं लगाना पड़ता। समझे स्टेटमेंट? यस सर, यस। उसको पहली बार गति में लाने के लिए तुमको जितना बल लगाना पड़ा था ना, अब उसको गति में रखने के लिए उतना बल नहीं लगाना पड़ता। तुम ऐसे बल को बढ़ाते गए बिल्कुल स्टैटिक रखा होता, बड़ी सी वस्तु कर रहे हो बिल्कुल बल लगा रहे हो, उधर से अचानक से वो गति में आएगा, फिर मूव करने लगेगा। जब मूव करने लगेगा तो भी तुम्हें बल लगाना पड़ता है, लेकिन उसको गति में लाने के लिए जितना बल लगाना पड़ता अब उतना नहीं। एक बार मूव करना शुरू करते हो फिर तुम आराम से उसको धक्का दे सकते हो। एक्सपीरियंस किया तुम लोगों ने? यस सर, कार को ढकेलते हैं। यस सर। कार Yes, को sir. ढकेला होगा किसी भी, है ना? एक बार वो गति में आ जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि गति में लाने के लिए हमको सीमांत या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फिर जब गति में आ जाता है तो फिर क्या लगता है, गति घर्षण होता है। जैसे सीमांत घर्षण है कितना 10, गति से मान लो कितना 9.5, तो तुम जब तक इसको क्रॉस नहीं करोगे तब तक ये गति में आएगा ही नहीं। तो तुम अपने मान को 0 से 1, 1 से 9, 9 से 9.5, 9 से 9.9 करते गए, गति में नहीं आया। जैसे तुमने लगाया 10, वैसी गति में आ गया। तो गति में लाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 10। जब गति में आ जाएगा तो अब कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 9.5। गति में लाने के लिए 10 लगाना पड़ा, फिर जब गति में आ जाएगा तो अब 9.5 से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, राइट? क्योंकि गतिज घर्षण का मान सीमांत से थोड़ा कम होता है। सीमांत के बराबर लगाना पड़ेगा गति में लाने के लिए, और जब गति में आ जाएगा तो गतिज। तो क्वेश्चन आता है कि भैया गतिज घर्षण कम क्यों होता है, गतिज घर्षण का मान थोड़ा कम क्यों होता है, सीमांत से थोड़ा कम क्यों होता है? तो ध्यान दो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, और वहां पे सबसे पहला लॉ बताया था कि बल का मतलब क्या होता है। बल ऐसी भौतिक राशि है जो जड़त्व को क्या कर सकता है, बदल सकता है, जड़त्व की अवस्था को बदल सकता है, रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में ला सकता है। न्यूटन ने हमको बताया कि किसी भी रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाना है, किसी भी रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाना है तो भी तुमको बल लगाना पड़ेगा, मोशन वाली चीज को रेस्ट में लाना है तो भी तुमको बल लगाना पड़ेगा। तो समझो इसको, जब ये रुका हुआ है ना, और रेस्ट से हमको इसको किस में लाना है, मोशन में लाना है, तो जब हम इस पे बल लगाते हैं तो ये बल का दो काम होता है। जो भी हम बल लगाते हैं इसके दो काम होते हैं। पहला कि यार घर्षण का भी विरोध करना है, क्या करना है, घर्षण का भी विरोध करना है। और दूसरा, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी तो बल लगाना पड़ता है। तो ऐसा समझो कि हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो 9.5 न्यूटन काम आ रहा है किसका, घर्षण का विरोध करने में, और आधा न्यूटन काम आ रहा है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। क्योंकि न्यूटन ने बोला था रेस्ट से मोशन में लाना है तो बल तो लगाना पड़ेगा, तो आधा न्यूटन इसमें काम आ रहा है। अब जैसे ही वो गति में आ चुका है, क्या मुझे गति को गति में लाने के लिए कोई बल लगाना पड़ता है? नहीं, राइट? उसके मान को बदलने के लिए। अब जब गति में आ गया है तो वो जो आधा न्यूटन का बल था जो काम आया था रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, रुकी हुई चीज को गति में लाने के लिए, अब उसका रोल खत्म। अब उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे सिर्फ कितना यूज करना पड़ेगा, घर्षण का विरोध करना। तो जब गति में आ जाता है तो अब हमको उसमें बल कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गति में आ चुका है, वो आधा न्यूटन जो उधर काम आ रहा था उसकी जरूरत नहीं। समझ में आ रही है? 10 न्यूटन लगाना पड़ा, 9.5 न्यूटन तो घर्षण का विरोध, और आधा न्यूटन काम आया भाई रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। अब जब गति में आ गया है तो रेस्ट से मोशन में लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9.5 न्यूटन का बल लगा दो। इसलिए गतिज घर्षण का मान स्थितिज के या सीमांत घर्षण से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो बेटा बहुत अच्छे एग्जाम में और बहुत लोगों को नहीं पता होता। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. राइट? तो इसको लिखना है, नोट करके इसको भी लिखो। मैं बोल रहा हूं, सीमांत घर्षण का मान, सीमांत घर्षण का मान गतिज घर्षण से थोड़ा कम, गतिज घर्षण से थोड़ा कम होता है। क्योंकि वस्तु को स्थिर से गति कराने के लिए
वस्तु को स्थिर अवस्था से गति कराने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल, हमारे द्वारा लगाया गया बल दो सर गति कराने के लिए अवस्था, गति कराने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल, हमारे द्वारा लगाया गया बल दो अवस्थाओं में काम आता है, दो अवस्थाओं में काम आता है। पहला, लिखते जाना, पहला स्थिर से गतिमान करने के लिए, स्थिर से गतिमान करने के लिए ब्रैकेट में लिखना है जड़त्व, राइट, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, एवं घर्षण का विरोध करने के लिए, एवं घर्षण का विरोध करने के लिए। फुल स्टॉप। जब वस्तु गति में आ जाती है, जब वस्तु गति में आ जाती है तो उस दौरान हमें सिर्फ घर्षण के विरोध के लिए ही, हमें सिर्फ घर्षण के विरोध के लिए ही बल लगाना होता है, घर्षण के विरोध के लिए ही बल लगाना होता है। तो सिर्फ हम फ्रिक्शन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब हमें इनर्शिया का काम, तो अगर सिंपल सा मान लो, एकदम सिर्फ इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, रीजन लिखा हुआ है 4-5, राइट, इनर्शिया लिखा है, फिर ऐसे होता है, सतह की वजह से होता है, तो हम क्या आंसर देंगे, इनर्शिया की वजह से होता है, राइट, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। सर हाँ सर, सीमांत घर्षण का मान गतिज घर्षण से कम होता है। तो मैं ना दबा दूंगा तेरा गला भी, क्या मतलब तेरे को पढ़ाने का सर, मैं तब से क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा है गतिज भाई। घर्षण का मान सीमांत से कम होता है। मैं तेरा गला में इतने होता है तो यहाँ पे इतने थप्पड़ लगाता हूँ तेरे को। अभी मैंने कब बोला सीमांत घर्षण का मान गतिज से कम होता है? गतिज घर्षण का मान सीमांत से कम होता है। बेवकूफ इंसान, अभी हमने क्या समझा कि जब हम धक्का लगाते तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, और जब वो मोशन में हो जाता है तो फिर हमें कम बल लगाना पड़ता है। गति के दौरान हमें बल कम लगाना पड़ रहा है, तो गतिज घर्षण कम हुआ ना। यस सर। क्या मतलब वो तेरे को फिर इतना समझाने का? इससे अच्छा तो होता मैं वो आलतू फालतू, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, कोटा वोटा के नाम से ऐसे पढ़ा देता, आके बिल्कुल लिखो डेफिनेशन और ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, ऐसे करो। क्या मतलब तेरे को इतनी कहानी समझाने का और सब कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाने का, जब ऐसी हरकत करनी है। ध्यान से सुना कर, और इस वाले लेक्चर को वापस से जाके रिवाइज करो बार बार। मैंने बार बार बोला है, इन तीनों में, नॉर्मल रिएक्शन में, टेंशन में और फ्रिक्शन में, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। और ऐसे से क्वेश्चन आ जाएगा अभी कल से कि फिर समझा नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर हवा लगना बंद हो जाएगा। समझ जाना, इसको फिर से जाके रिवाइज करना कम से कम 2-3 बार। इस तरह का रिवीजन मैंने इंटीग्रेशन में बोला था, एक बार याद करो। इंटीग्रेशन में बोला था कम से कम 2-3 बार रिवाइज करो, तब जाके धीरे 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 समझ में आएगा। फ्रिक्शन में भी इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, है ना। देखो, तो जो भी हमने सीखा है इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ एक्सटर्नल फोर्स होता है, हम कितना बल लगा रहे हैं, और दूसरे तरफ फ्रिक्शन फोर्स होता है। दूसरी तरफ फ्रिक्शन फोर्स होता है, इस फ्रिक्शन कितना लगा। अब तुम एक्सटर्नल बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमेशा थोड़ी ना बढ़ता जाएगा। ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये एक लिमिटिंग वैल्यू को ना टच कर दे। सीमांत घर्षण अधिकतम यहां तक बढ़ सकता है, राइट, अधिकतम यहां तक बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे तुम यहां से इसको बढ़ाते जाओगे एक्सटर्नल, ये भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सिर्फ यहां तक। जैसे ही यहां पे आया, अब गति शुरू हो जाएगी।
और जैसी गति शुरू होती है वैसी गतिज घर्षण लगने लगता है, और गतिज घर्षण का मान थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, और फिर गतिज घर्षण उतना ही लगेगा, गतिज घर्षण का मान बदलता नहीं। तो इससे पहले तक ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जितना तुम एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन होगा, जितना एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, जितना एक्सटर्नल उतना फ्रिक्शन, एक्सटर्नल बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। इससे पहले तक ये किस में था, रेस्ट में था, इससे पहले तक रेस्ट में। इसके बाद में तुम सीमांत तक पहुंच गए, सीमांत जैसे ही आया है गति शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसी गति शुरू होगी फिर घर्षण का मान इतना नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो मान कंटिन्यूअसली लगता जा रहा है, ये जो इससे लिखा है, राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ के, और ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला जो पॉइंट है ये क्या है, एफ एल। इस टाइप का क्या होता है, तो ये जो मान है ये क्या है, एफ के, जिसको लिखते हैं क्या, म्यू के इंटू आर से, और ये कोण होता है कितने का, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण क्यों होता है, क्योंकि 45 डिग्री के कोण में ही लंब और आधार बराबर होते हैं। लंब में है हमारा फ्रिक्शन और आधार में है एक्सटर्नल, तो जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसलिए 45। हम मान को बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अचानक से हम गए या तो हम जो 2 4 6 करते करते 10 पे पहुंच गए, जैसे हम 10 पे पहुंचे वैसे ही अभी गति शुरू हो जाएगी। जैसी गति शुरू होगी अब फिर काइनेटिक लगने लगेगा, जिसका मान फ्रिक्शन से थोड़ा, लिमिटिंग से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, 9.5 9 ऐसे। क्लियर ये ग्राफ बार बार पूछता है बेटा इस तरह से कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, एक छोटा सा बम्प होता है। यस है यस सर। ग्राफ भी बना लो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये लेक्चर बार बार बेटा तुम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटीज देखेंगे कितने केस हो रहे हैं, कैसे, है ना।